नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकतर किसान संगठनों ने तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया था। इन कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर्स पर 1 साल तक आंदोलन चला था और किसानों के जबरदस्त विरोध के कारण मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा था और उसने कृषि कानून वापस ले लिए थे। कृषि कानूनों को लेकर विवाद बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से 3 सदस्यों की ये कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी में किसान नेता अनिल घनवत, कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी भी थे। अनिल घनवत ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, ये रिपोर्ट किसानों और नीति निर्माताओं के लिए बेहद अहम है और इसलिए उन्होंने इसे लोगों के बीच में रखने का फैसला किया है। कृषि कानूनों के मामले को लेकर बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कमेटी ने 266 किसान संगठनों से संपर्क किया और इनमें से कई संगठन ऐसे थे जो किसान आंदोलन में शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक 73 किसान संगठनों ने कमेटी के सदस्यों से बात की और इनमें से 61 किसान संगठनों ने कृषि कानूनों का समर्थन किया। ये 61 किसान संगठन 3 करोड़ से ज्यादा किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 4 किसान संगठनों ने 3 कृषि कानूनों का विरोध किया और 7 किसान संगठनों ने इनमें संशोधन करने की बात कही। इसके साथ ही कमेटी ने कुछ सिफारिशें भी दी हैं। बीजेपी और महाविकास अघाड़ी सरकार के बीच पहले के मामले शांत भी नहीं हुए हैं कि अब एक नया मुद्दा सामने आ गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि पहले की बीजेपी सरकार में कथित भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की जाएगी। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के मुखिया देवेंद्र फडणवीस थे। उस सरकार में शिवसेना भी गठबंधन में शामिल थी, लेकिन चुनाव बाद शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने सोमवार को विधान परिषद को बताया कि महाराष्ट्र सरकार पूर्ववर्ती बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू की गई प्रज्वला योजना के कार्यान्वयन में धन के कथित दुरुपयोग की जांच के लिए एक समिति का गठन करेगी। प्रज्वला योजना 2019 में तत्कालीन सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच कानूनी मामलों, सामाजिक और वित्तीय ज्ञान के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी ने ईडी के द्वारा भेजे गए ताज़ा समन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ईडी की ओर से यह समन पश्चिम बंगाल में हुए कथित कोयला घोटाले को लेकर भेजा गया है। इस ताज़ा समन में अभिषेक बनर्जी और रुजिरा से 21 और 22 मार्च को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया है। इससे पहले अभिषेक और उनकी पत्नी ईडी के समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट भी गए थे और ये अपील की थी कि वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और उन्हें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली नहीं बुलाया जाना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन के बीच शिखर वार्ता को उपयोगी बताते हुए कहा है कि दोनों के बीच यूक्रेन युद्ध और चीन पर भी चर्चा हुई। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि शिखर सम्मेलन एक बहुत ही उपयोगी, रचनात्मक और विचारों वाला था। यह शिखर सम्मेलन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मौजूद घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता है। साथ ही इस द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दोनों प्रधानमंत्री कृत संकल्प हैं। भारत के विदेश मंत्री हर्षवर्धन श्रृंगला ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की भारत की विदेश नीति की सराहना करने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, यह कहना कि एक व्यक्ति ने हमारी प्रशंसा की है तो यह गलत होगा। प्रधानमंत्री के स्तर पर विदेश नीति के मोर्चे पर हमने जो पहल की है उसकी सराहना हमें दुनिया भर से मिली है। हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत का रिकॉर्ड खुद बोलता है। बता दें, रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की थी। इमरान ने कहा था, मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, उन्होंने हमेशा आज़ाद विदेश नीति रखी। क्वाड के अंदर अमेरिका के साथ अलायंस है और अपने आप को भी न्यूट्रल कहता है। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि प्रतिबंध लगे हुए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों के लिए है। एन बीरेन सिंह ने सोमवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। वो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में बीरेन सिंह के साथ उनके मंत्रिमंडल के 5 सदस्यों को भी शपथ दिलाई गई है। भारत में 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों को बूस्टर डोज लग सकती है। अब तक बूस्टर डोज वरिष्ठ नागरिकों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही लगाई जा रही थी। कोरोना के मामले हालांकि भारत में काफी कम हो गए हैं, लेकिन चीन में जिस तरह एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़े हैं, उससे भारत में भी चिंता बढ़ने लगी है। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही इसे लेकर राज्यों को आगाह किया है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए सोमवार को अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। पार्टी ने पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, दिल्ली के विधायक राघव चड्ढा और आईआईटी के प्रोफेसर संदीप पाठक को उम्मीदवार बनाया है।
इसके अलावा आप पार्टी ने पंजाब की नामी यूनिवर्सिटी में से एक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर अशोक मित्तल और प्राण ब्रेस्ट कैंसर केयर चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक संजीव अरोड़ा को भी राज्यसभा के लिए नामित किया है। संजीव अरोड़ा की गिनती पंजाब के बड़े बिजनेसमैन में होती है। दरअसल पंजाब में इस महीने के अंत में राज्यसभा की 6 सीटें खाली हो रही हैं। आम आदमी पार्टी को जैसी प्रचंड जीत राज्य में मिली है, उससे ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर आसानी से चुनाव जीत जाएगी। कतर एयरवेज के दिल्ली से दोहा जा रहे विमान में खराबी के कारण उसको आपात स्थिति में कराची में उतारना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक विमान के कार्गो होल्ड से धुआं निकलने के बाद विमान को कराची में उतारना पड़ा। विमान कंपनी ने एक बयान में बताया है कि विमान कराची में सुरक्षित उतर गया है, जहां आपात सेवाएं उसकी जांच कर रही हैं। सभी यात्रियों को सीढ़ियों के जरिए विमान से उतार दिया गया है। कंपनी ने कहा कि घटना की जाँच जारी है और यात्रियों को दोहा तक पहुँचने के लिए राहत उड़ान की व्यवस्था की जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। यूक्रेन के शहर मारिपोल में रूस लगातार हमले कर रहा है। इस बीच यूक्रेन ने इस इलाके में समर्पण करने से इनकार कर दिया है। रूस ने स्थानीय समय अनुसार शाम 5 बजे तक यूक्रेन को इस इलाके में समर्पण के लिए कहा था। बता दें, मारिपोल में पिछले 2 सप्ताह से लगातार बमबारी जारी है। शहर में लगभग 3 लाख लोग खाना, पानी और बिजली के अभाव में फंसे हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चीन को लेकर भी चर्चा लगातार जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चीनी राष्ट्रपति से घंटों तक बातचीत करने के बाद अब अमेरिका में चीन के राजदूत ने कहा कि चीन रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में हथियार या गोला बारूद के जरिए कोई मदद नहीं करने वाला है। साथ ही चीन दोनों देशों के बीच जारी संकट को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शी जिनपिंग के साथ बातचीत में ये बात दोहराई थी कि अगर चीन रूस की युद्ध में मदद करता है, उसे सैन्य साजो सामान देता है, तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। यूक्रेन संकट के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति पोलैंड का दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि नेटो और यूरोपीय संघ के सहयोगियों के साथ बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार को पोलैंड का दौरा करेंगे। इस दौरान वो इस बात पर चर्चा करेंगे कि अमेरिका अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ रूस के हमले के कारण यूक्रेन में पैदा हुए मानवीय और मानवाधिकार संकट पर किस तरह प्रतिक्रिया दे रहा है। वहीं बुधवार को बाइडेन नेटो और यूरोपीय परिषद के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रसेल्स जा रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।